हेलो स्टूडेंट्स, हम राजनीति खंड में पहुंच चुके हैं जिसमें राजनीति विज्ञान से संबंधित हम विभिन्न जानकारी के बारे में हम देखेंगे। तो आज हम लेसन 12 पढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। लेसन 12 में भारत के संविधान का निर्माण, जिसमें भारत के लिए जितने भी संविधान बने गए उनका निर्माण कैसे हुआ, वो कैसे बने, किस तरीके से लागू हुए, उन संविधानों को बनने में कितना वक्त लगा, कितना समय लगा, कितने लोगों ने जो नियम बने गए थे उन पर विचार किया गया, किस तरीके से विचार किया गया, किन पहलुओं को देख करके विचार किया गया, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पिछली कक्षा में हमने लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों व मूल्यों तथा उसकी शुरुआत और विस्तार के विषय में पढ़ा था। मतलब आप लोगों ने पिछले क्लास 9th में जो लोकतंत्र के जो मूल सिद्धांत होते हैं, किस तरीके से लोकतंत्र की स्थापना होती है, किस तरीके से उसकी व्यवस्थाएं होती हैं, उनका महत्व किस तरीके से होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपने क्लास 9th में बहुत कुछ जानकारी हासिल कर ली है। यहाँ पे कुछ आप लोगों को और भी जानकारी बताई जाएगी। जब भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो हमने लोकतांत्रिक मूल्यों को अपना अधिकार बनाया। जब ये भारत को स्वतंत्र कराने के विषय में जब लड़ाई चल रही थी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में, तो वहाँ पे किस आधार पर किया जा रहा था कि किस तरीके से लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, उसके महत्व है, उसको किस तरीके से आधार बनाया जाए। सन 1947 में आज़ादी मिली तो हमने इन्हीं मूल्यों के अंतर्गत देश का ढांचा तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया। जब ये 1947 में जब भारत को आज़ाद मिला तब उसे क्या है बेस एक कि किस तरीके से भारत की जो बेस है उसको कैसे मजबूत किया जाए, उसके लिए कार्य तैयार करना, उसके एक एक पहलू, उसके नियम को किस तरीके से बनाया जाए इसकी शुरुआत हो चुकी। इस प्रक्रिया को संविधान निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि प्रक्रिया वो शुरू होना, उसका संविधान निर्माण किस तरीके से बनेगी, उसकी प्रक्रिया कैसी होगी, उसे ही कहा गया है कि इसी प्रक्रिया को संविधान निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। प्रत्येक देश का अपना एक संविधान होता है। मतलब हर अपने देश का अपने देश में एक क्या होता है, संविधान बना होता है, जो उस देश की शासन व्यवस्था के आधारभूत नियमों और सिद्धांतों का एक संग्रह होता है। ये हर देश में, ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत के वर्ल्ड में जितने भी देश हैं उस देश में सभी देशों में संविधान होता है। और संविधान का जो आधारभूत, उसकी जो बेस होती है वो किस तरीके से देश में लागू होगी, किस तरीके से होंगी, तो उस देश की क्या करती है, शासन व्यवस्था के आधार जो क्या होती है, आधारभूत किस तरीके से शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाना है, उसके लिए क्या बनी होती है, नियम बने होते हैं, उसके लिए सिद्धांत बने होते हैं। तो उनका एक क्या होता है, संग्रह होता है संविधान में। हर देश अपनी आवश्यकताओं व परिस्थितियों के अनुसार अपने संविधान का निर्माण करता है। हर देश अपने देश के अंदर आंतरिक जो भी आवश्यकताएं होती हैं और क्या होती हैं, स्थितियां किस तरीके से होती है, उसी के अनुसार क्या होता है, संविधान का निर्माण होता है। संविधान आधारभूत नियमों का संग्रह मात्र नहीं है, वरन उस राष्ट्र के मूल उद्देश्यों व प्राथमिकताओं का खाका एवं शासन तंत्र को गठित करने की व्यवस्था और उसकी सीमाओं व मर्यादाओं को निर्धारित करने वाला दस्तावेज है। यह बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि जो संविधान है वो किस तरीके से, संविधान केवल ये कहा गया है कि आधारभूत नियमों का संग्रह केवल नहीं है, मतलब संग्रह मतलब इकट्ठा नियमों का इकट्ठा किया हुआ मात्र नहीं है, वरन बल्कि ये भी कहा गया है कि इसके माध्यम से क्या होता है, राष्ट्र के जो मूल उद्देश्य होते हैं जिसके आधार पर सभी को चलना होता है, तो मूल उद्देश्य वह क्या होती है, प्राथमिकताओं का एक शाखा एवं क्या होता है, शासन तंत्र मतलब जो नियम होते हैं जिसके आधार पर शासन किया जाता है, तो उसकी एक पूरी क्या होती है, व्यवस्था बनी होती है। तो उसे गठित करने, व्यवस्था और सीमाओं का होता है। मतलब जब हम जिस तरीके से एक गलत कार्य करने पर उसके
दंडित दिए जाते हैं, धाराएं बने होते हैं, नियम होते हैं, तो उसी आधार पर उसकी सीमाओं व क्या होती है, मर्यादाओं को निर्धारित करने का एक क्या होता है, दस्तावेज होता है। दस्तावेज मतलब जानकारी होती है जिसके तहत हम अपनी सीमाओं का उल्लंघन ना करें, बल्कि सीमाओं में रह कर के नियमों का हम क्या करें, पालन करें, जिसका उपयोग करके देश की सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करती है। तो इन्हीं जो दस्तावेज, जो जानकारी रहती है, उसका उपयोग करके देश क्या करती है, देश की जो सरकार है वो जनता जो लोग हैं, जैसे भारत देश में रहने वाले लोग हैं, तो उनकी जो भी समस्याओं का क्या करेगी, वो समाधान करती है। यहाँ पे चित्र 12.1 में भारत के संविधान का मुख्य पृष्ठ दिखाया गया है, जो किस तरीके से जो संविधान का जो दस्तावेज है वो किस तरीके से बनी गई है, उसकी एक छोटी सी मुख्य पृष्ठ दिखाई गई है। अब 1.1 में हम ये देखेंगे कि संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। संविधान तो है पर उसकी आवश्यकता हमें क्यों है, इसका अर्थ हमें समझना होगा। अपने सीमित अर्थ में संविधान मूलभूत नियमों व प्रावधानों का एक ऐसा समूह है जो राज्य के गठन और उसके तहत शासन प्रणाली को निर्धारित करता है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में माना जाता है। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो इसकी संविधान को एक सीमित अर्थ में बताया गया है कि संविधान क्या है, मूलभूत, जो हमारी आवश्यकता, हमारी ज़रूरतों के आधार पर क्या बनी गई है, नियम बनी गई हैं, एवं प्रावधान मतलब हमें सुविधा या फिर एक ऐसी व्यवस्था बनी गई है जिसके आधार पर हमको चलना है। तो प्रावधानों का एक क्या है, समूह है, जो राज्य के गठन और उसके तहत, राज्य के गठन मतलब हमारा एक अपना अलग अलग क्या है, राज्य एक निर्धारित किया गया है। तो राज्य के गठन और उसके तहत जो क्या बनी गई है, शासन प्रणाली को निर्धारित करता है कि किस आधार पर जो राज्य का गठन है, उसके नियम हैं और किस तरीके से शासन प्रणाली की जाएगी, वो उसका निर्धारित करता है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में माना जाता है कि समाज के लोग मिलकर अपने हितों के लिए राज्य का निर्माण करते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर व्यवस्था में माना गया है कि जो समाज में जो लोग रहते हैं वो मिलकर के, जितने भी समाज में रहने वाले लोग हैं, वो अपने हित मतलब अपनी आवश्यकताओं के लिए क्या करते हैं, राज्य का निर्माण करते हैं और वे अपने जीवन को संचालित करने कि कुछ अधिकारों को राज्य को सौंप देते हैं ताकि सामूहिक जीवन सुचारू रूप से चल सके। तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से अपने हितों, अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी सुविधाओं को संचालित करने के लिए, अपने जीवन को सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए क्या है, कुछ अधिकारों को राज्य को क्या कर दिए गए हैं, सौंप दिए गए हैं, ताकि क्या हो सके, सामूहिक जीवन जो हम रहते हैं जहाँ, तो वो एक राज्य में हम रहते हैं, तो वो किस तरीके से सामुदायिक मिल करके लोगों के जीवन को सुचारू रूप से सही तरीके से आगे चला सके। राज्य को गठित करते समय वे उसे कुछ नियमों में बांधते हैं ताकि वह लोगों के अधिकारों का हनन ना करे और उनके हितों में काम करे। तो सही तरीके से सुचारू रूप से चलने के लिए राज्य क्या करती है, गठित करती है। तो गठित करते समय वो क्या करती है, कुछ नियमों होती हैं, नियमों में बांधती है ताकि उस नियमों का उल्लंघन ना हो, वो सीमा के दायरे में ही रहकर कार्य करे, ताकि वह लोगों के क्या कर सके, अधिकारों का हनन ना कर सके, उनके अधिकार जो है उनका गलत उपयोग ना करे और अपने हितों में ही क्या करे, काम करे। इन्हीं नियमों को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं, जिसके हमें नियम के अंदर रह करके अपने अधिकारों और अपने जो भी कार्य है उसे काम करना है। संविधान के नियमों से यह तय किया जाता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास हो और सरकार कैसे गठित हो, उसका स्वरूप कैसा हो, संविधान का कैसा हो। तो संविधान के माध्यम से यह तय किया जाता है कि किस तरीके से समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास हो, मतलब जो समाज है उसका जो भी सही डिसीजन हो
वो उसकी जो ताकत हो वो किसके पास हो, और साथ ही साथ कैसे सरकार गठित की जाए और उसका जो स्वरूप हो वो किस तरीके से संचालित हो, कैसे हो, इस सब कार्य को देखने के लिए सरकार संविधान का कार्य क्या है कि सरकार द्वारा नागरिकों पर लागू किए जाने वाले अधिनियम या कानून की सीमा निश्चित करना। तो यही सारी चीज़ें कि किस तरीके से जो समाज में निर्णय लेने की जो शक्ति है, सरकार कैसे गठित हो, उसका स्वरूप कैसा हो, तो यही सब कार्य क्या होता है, संविधान का कार्य है। तो सरकार क्या करती है, सरकार द्वारा क्या करेगी, नागरिकों पर नियम लागू करने और अधिनियम या कानून की सीमा निश्चित करना है। किस तरीके से, समय दर समय, क्योंकि समय बदलती रहती है तो नियमों में भी क्या होती है, परिवर्तन होती है, संशोधन हुए किए जाते हैं। तो समय के अनुसार परिस्थितियां भी चेंज होती हैं, तो किस तरीके से नियम बने, जिसको अधिनियम कहा जाता है, और साथ ही उसे लागू करने, जब वो लागू कर दी जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, कानून बन जाएगी। तो कानून की क्या होनी चाहिए, निश्चित सीमा निश्चित करना कि किस दायरे तक वो हो। और एक बात स्पष्ट कर दूं, यहाँ पे एक राज्य के बारे में बताया गया कि राजनीति विज्ञान में राज्य किसे कहते हैं, वह इकाई जिसके पास एक निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार तथा संप्रभुता, जिसको क्या है, स्वतंत्रता हो, उसे क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। जैसे भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। मतलब पहले हमने बहुत सारे हमें इतिहास की बुक में भी पढ़ा है, जहाँ पे जिसे हम आज देश के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन उस वक्त जो भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता था वो एक क्या है, राज्य का शब्द वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ बहुत शब्द छोटी है, लेकिन उसका जो विवरण है, उसके बारे में जो बतलाई गई है वो बहुत स्पष्ट तरीके से बताई गई, क्योंकि वह इकाई जिसके पास क्या हो, एक निश्चित भूभाग हो, मतलब हिस्सा क्षेत्र हो, जिसके पास क्या हो, जनसंख्या हो, जिसके पास सरकार हो, जिसके पास स्वतंत्रता हो, उसे ही क्या कहा गया है, राज्य कहा गया है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, इस तरीके से और भी देश आएंगे यहाँ। तो चलिए हम आगे देखते हैं। ये सीमाएं ऐसी होती हैं कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना करे। जैसे मौलिक अधिकार, यहाँ जिस तरीके से एक सीमा रेखा नागरिकों के लिए बताई गई सीमा, जिससे नियमों का उल्लंघन ना हो, तो एक क्या है, ऐसी सीमा होती है जिससे क्या कर हो, सरकार भी उसका उल्लंघन, मतलब सरकार भी उस नियमों का क्या है या सीमाएं हैं उसका उल्लंघन ना कर सके। जैसे कि मौलिक अधिकार जो सभी नागरिकों को क्या है, प्राप्त दिया गया है। संविधान परिवर्तनशील है, मतलब ये परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे बदलते परिस्थितियों के अनुरूप बदला जा सकता है। मतलब जैसी परिस्थितियां होंगी उसी के आधार पर संविधान में परिवर्तन होंगे। इसलिए कहा गया है कि संविधान कैसा है, परिवर्तनशील है। किंतु संविधान में परिवर्तन की प्रक्रिया और परिवर्तन की सीमा भी निर्धारित होती है। ये भी बतलाया गया है कि जो परिवर्तनशील तो कहा गया है, लेकिन ये नहीं कि कभी भी कहीं भी बदला जा सके। उसकी भी एक क्या होती है कि उस संविधान में परिवर्तन की प्रक्रिया जो होती है, परिवर्तन जो होने की प्रक्रिया होती है और परिवर्तन की सीमा भी क्या होती है, निर्धारित होती है। वह शासन को ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे वह जनता की विभिन्न आकांक्षाओं को पूर्ण कर सके और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु उचित परिस्थितियां, वातावरण आदि का विकास कर सके। यहाँ बहुत अच्छे तरीके से बतलाया गया है कि वह शासन को एक ऐसी क्षमता, मतलब ताकत प्रदान करता है जिससे क्या कर सकता है कि वह जनता की विभिन्न आकांक्षाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं या जो ज़रूरतें जो होती हैं या आवश्यकताएं होती हैं, उसको क्या कर सके, वो पूर्ण कर सके। किस तरीके से, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु, मतलब सही तरीके से, न्यायिक तरीके से समाज की क्या हो सके, स्थापना हो सके। इसके लिए वो क्या करती है, उचित परिस्थितियां, वातावरण आदि का क्या कर सके, वो विकास कर सके। सबसे पहले परिस्थितियां का होना प्लस वातावरण का होना, ताकि उस पर क्या किया जा सके, विकास किया जा सके। अब आगे देखेंगे, व्यापक अर्थ में संविधान किसी राष्ट्र के उद्देश्यों व आधारभूत मूल्यों को निरूपित करता है। समाज के लोग मिलकर क्या करना चाहते हैं, वे क्यों एक साथ रहना चाहते हैं और उनके द्वारा बनाए गए राज्य को किन
मूल्यों को लेकर चलना है, यह सब संविधान में अंकित होता है। यहाँ व्यापक अर्थ में मतलब विस्तृत रूप में बतलाया गया है कि संविधान किसी राष्ट्र के कहा गया राष्ट्र के अंदर के उद्देश्यों और आधारभूत मूल्यों को निरूपित करता है। जो राष्ट्र के उद्देश्य जो होती है उस सिद्धांत होते हैं और साथ ही आधारभूत मूल जो बेसिक चीज़ होती है मूल्यों को क्या करता है, निरूपित करता है, सही करता है उन्हें। समाज के लोग मिलकर क्या करना चाहते हैं, मतलब समाज के जो लोग हैं वो क्या करना चाहते हैं, वे क्यों एक साथ रहना चाहते हैं। जिस तरीके से भारत के अंदर जो राज्यों को विभाजित किया गया, अलग अलग किया गया है, एक वहाँ पे उनकी भी अपनी एक मिलकर के एक समाज मिलकर लोग क्या करना चाहते हैं, मिलकर रहना चाहते हैं। तो वे लोग क्यों एक साथ रहना चाहते हैं और उनके द्वारा बनाए गए राज्यों को किन मूल्यों को लेकर चलना चाहते हैं। जैसे राज्य के अंदर भी क्या होते हैं, नियम बने होते हैं, सिद्धांत बने होते हैं, सीमाएं होती हैं, तो उन सीमाओं को क्या करना पड़ता है, हमें पालन करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें सब किस में अंकित होती है, संविधान में अंकित होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि उदाहरण के लिए भारत के संविधान में की उद्देशिका में कहा गया है कि हमारा लक्ष्य सबके लिए समता, न्याय, स्वतंत्रता और भाईचारा सुनिश्चित करना है। बहुत स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि संविधान के उद्देशिका मतलब जिसमें उद्देश्य से बनने वाली एक भूमिका, एक नियम होती है जिसके तहत हम सभी को चलना होता है। तो उसमें हमारा लक्ष्य सबके लिए क्या है, समता, समानता के लिए, न्याय, सभी के लिए न्याय हो, स्वतंत्रता, सभी स्वतंत्र रूप से रहें, और भाईचारा, एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ भाई प्रेम हो, सभी समान रूप से रह सकें, तो सुनिश्चित करता है ये सारी चीज़ें। इसके लिए हमने ऐसे राज्य का गठन किया है जो कैसा हो, लोकतांत्रिक हो। तो इन सब चीज़ों में ऐसे बहुत स्पष्ट तरीके से कहा गया कि ऐसे राज्य का गठन किया गया है जो कैसा हो, लोकतांत्रिक हो, जिसमें धर्मनिरपेक्ष हो, मतलब किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने की छूट हो, वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है, और समाजवादी हो और किसी प्रकार के निर्णय लेने के लिए बाहरी ताकत पर निर्भर ना हो, वो कैसा हो, समाजवादी हो। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि किसी प्रकार के निर्णय लेने के लिए मतलब के लिए वो बाहरी ताकत, मतलब बाहरी बोलना चाहिए तो ऐसी ताकत पर वो निर्भर ना हो जिससे क्या हो, जो समाज में रहने वाले लोग हों उस पर उसका गलत प्रभाव या गलत हिंसात्मक रूप ना हो, कहा गया। इसलिए जो बाहरी ताकत है, शक्ति है, उस पर निर्भर ना हो, कहा गया है बहुत स्पष्ट तरीके से। जब द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद, जब क्या है 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध किया गया, उस तबाही के बाद जापान में नया संविधान बना। तो उसमें कहा गया कि जापान विश्व शांति के लिए और संपूर्ण विश्व में हर प्रकार की गुलामी, अत्याचार, सहिष्णुता, डर, अभाव आदि मिटाने के लिए प्रयास करेगा। जिस तरीके से हमने द्वितीय विश्व युद्ध में पढ़ा है कि किस तरीके से जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो कितना विनाशकारी था, तो उसके तहत क्या हुआ, जापान में एक नया संविधान बना जिसमें ये कहा गया कि जापान विश्व शांति के लिए, मतलब पूरे वर्ल्ड की शांति के लिए वो क्या करेगा, संपूर्ण विश्व में हर प्रकार की गुलामी, अत्याचार और सहिष्णुता, डर आदि अभाव मिटाने के लिए वो क्या करेगा, हमेशा प्रयास करेगा, कोशिश करेगा। इस उद्देश्य को जापान का मुख्य राष्ट्रीय लक्ष्य माना गया है। जिस तरीके से जो खतरनाक युद्ध हुए थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो तबाही हुई थी, जन धन की हानि हुई थी, लोगों की तबाही हुई थी, पर्यावरण को नुकसान हुआ था, तो उसके तहत एक निर्णय लिया गया था। तो उस निर्णय में कि वो किसी भी तरीके से जो कोशिश करेगा और देश में गलत चीज़ या लोगों को परेशान या ऐसे हिंसात्मक कार्य नहीं करेगा। तो उसमें लक्ष्य कहा गया है कि जापान का जो मुख्य लक्ष्य होगा क्या है कि मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय लक्ष्य को, मतलब पूरे लक्ष्य प्राप्त करना है कि किस तरीके से देश में शांति कायम रहे। इसी तरह मई 2008 में नेपाल में जब राजाओं का शासन समाप्त करके लोकतांत्रिक स्थापित हुआ, तो वहाँ भी नया संविधान बनाने की कवायद प्रारंभ
हुई और संविधान सभा का गठन किया गया। तो इसी तरीके से जो मई 2008 में जो नेपाल में क्या हो रहा था, राजाओं का शासन चलता था, मतलब राजतंत्र व्यवस्थाएं चलती थी, उस जगह पर क्या हो गया, लोकतंत्र स्थापित हो गया। अब चुनाव प्रक्रिया थी या कहें उसको जनता का शासन स्थापित हो गया। तो वहाँ भी क्या हो गया, नए संविधान बनने की जो काव्यत थी, काव्यत मतलब नियमावली कह सके या फिर उसे कार्यविधि प्रारंभ हो गई और क्या हो गया, संविधान सभा का गठन किया गया। नया संविधान कैसा हो, इसे लेकर नेपाल की विभिन्न पार्टियां, समुदायों व क्षेत्रीय समुदायों के बीच गहन वाद विवाद और विचार विमर्श के बाद 2015 में एक संविधान प्रस्तावित किया गया। तो यहाँ जो नेपाल में एक नए तरीके से संविधान सभा का गठन किया गया, तो वहाँ का जो नियम हो या जो संविधान बने गए थे वो नियम कैसा हो, इससे लेकर के संविधान की जो विभिन्न पार्टियां थी, जो अलग अलग दल के लोग थे, राजनीतिक दल के लोग थे, उन लोगों ने समुदायों, विभिन्न समुदाय के लोग, क्षेत्र के लोग के बीच में क्या हुआ, गहन वाद विवाद हुआ। मतलब विभिन्न लोगों के जो सोच विचार थी वो बाहर निकल के आई, साथ ही साथ अपने विचार विमर्श का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ और इसके बाद में क्या हुआ, सन 2015 में एक नया संविधान प्रस्तावित किया गया। नेपाल के सभी लोग यह चाहते थे कि देश में सामंतवादी राजशाही का अत्याचार और एक केंद्रीय शासन प्रणाली जो इस स्थानीय समूहों की आकांक्षाओं की अनदेखी करे, हमेशा के लिए खत्म हो। तो यहाँ पे जो नेपाल की स्थिति थी उसके बारे में बताया गया कि नेपाल के सभी लोग जो चाहते थे वो सामंतवादी जो राजशाही थी, सामंतवादी राजशाही मतलब जो राजा के जो रिश्तेदार होते हैं या जो प्रिय लोग, उनके संपर्क में जो रहने वाले जो होते हैं, उनके द्वारा क्या होता था, लोगों पर अत्याचार होता था। तो उसमें जो सामंतवादी होते थे वो राजा के जो प्रमुख लोग होते थे, खास लोग होते थे या उनके जो रिश्तेदार होते थे, वो क्या करते थे कि जनता के लोगों के ऊपर, जो वहाँ की आम जनता होती थी, उन पर वो अत्याचार करते थे। और साथ ही साथ और एक वो चाहते थे कि केंद्रीय शासन प्रणाली स्थापित हो, जो केंद्र के द्वारा शासन व्यवस्था स्थापित हो, जो स्थानीय समूह के आकांक्षाओं को क्या कर सके, अनदेखी कर सके, नज़रअंदाज कर सके और हमेशा के लिए उसे खत्म हो सके। जिस तरीके से यहाँ पे जो सामंतवादी राजशाही जो व्यवस्थाएं थी, जिसके अंतर्गत उन पर लोगों के ऊपर क्या होती थी, अत्याचार होते थे, उनको परेशान किया जाता था। तो ऐसी चीज़ें वहाँ पे समाप्त हो, बल्कि वहाँ पे केंद्रीय शासन व्यवस्थाएं स्थापित हो जो सबके हित के लिए कार्य कर सके। तो उसे वो जो थी अत्याचार थी उसे वो खत्म करना चाहते थे। एक केंद्रीय शासन प्रणाली जो स्थानीय समूहों के आकांक्षाओं की अनदेखा करे, हमेशा के लिए क्या हो सके, खत्म हो। संविधान निर्माण के दौरान नेपाल में रहने वाले अनेकानेक छोटे समुदाय के लोगों ने यह संदेह जताया कि उनके हितों की रक्षा नए नेपाल में होगी या नहीं। यहाँ जब संविधान निर्माण किया गया, संविधान बनाया गया, तो उस दौरान क्या हुआ कि नेपाल में जो रहने वाले जो अनेका लोग थे, मतलब अनेक तरह के लोग थे, विभिन्न छोटे बड़े समुदाय के लोग, विभिन्न जाति धर्म के लोग जो थे, वो समुदाय के लोगों ने यह संदेह जताया कि जो नया जो संविधान बन रहा है, क्या वो उनके हित के लिए है, क्या उनकी सुरक्षा की जा सके, क्या वो शांतिपूर्वक रह सकते हैं, नहीं तो ये नेपाल में होगी या नहीं, ये संदेह जताया गया। अब आगे देखेंगे, इस कारण नए संविधान में हर प्रकार के विभिन्नता के संरक्षण, सबके बीच समरसता व सहनशीलता विकसित करने, सभी प्रकार के अत्याचार व भेदभाव को मिटाने और एकीकृत केंद्रीय राज्य की जगह स्थानीय व क्षेत्रीय स्वशासन स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया
गया, क्योंकि यहाँ पे जो नेपाल में जो संविधान बना गया था उसके प्रति जो नेपाल में रहने वाले जो अनेक छोटे समुदाय के लोग थे उन्हें संदेह हो रहा था। तो इस कारण संविधान में क्या होने लगा कि हर प्रकार की विभिन्नता तो जो थी, क्योंकि विभिन्न तरह के लोग तो उसके प्रति क्या थे, संरक्षण थे, किस तरीके से उनकी सुरक्षा हो, इसके बीच समरसत्ता मतलब कहने का मतलब सभी के प्रति समान भाव रखने, और वह साथ ही साथ सहनशीलता मतलब सहन करने वाला, ऐसा विकसित करने के लिए सभी प्रकार के अत्याचार और भेदभाव को मिटाने के लिए, सभी प्रकार के जो भी किसी भी तरीके की जो भी अत्याचार हैं जो लोगों पर किए जाते थे, ऐसे अत्याचार और भेदभाव को मिटाने और एकीकृत मतलब एक ही तरह के केंद्रीय राज्य की जगह क्या हो, स्थानीय व क्षेत्रीय, स्थानीय मतलब जहाँ पे स्थानीय तौर से शासन हो सके, क्षेत्रीय तौर से शासन हो सके, ऐसे शासन स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। विशेष रूप से क्षेत्रीयता के आधार पर और स्थानीयता के आधार पर विशेष तौर से ध्यान दिया गया। आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान में मुख्य रूप से किन विषयों को सम्मिलित किया गया है? इसके विषय में आप लोगों को जो संविधान के जो मुख्य रूप से किन किन बातों को बतलाया गया है, किन किन विषयों को सम्मिलित किया गया है, उसके बारे में आप लोगों को बतलाना है। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।